मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही होगी बेहतर है आपकी। ठीक है। तो अब आपको पहले हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग एक मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के सिलेबस से हम लोग एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। और इस बार हमने प्रयास किया हुआ है कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधानिक जो संस्थाएं हैं, टॉपिक नंबर 10 है, उसमें आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को हम लोग कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इन 100 दिनों में सभी टॉपिक को कवर करें। आपके 11 अप्रैल के एग्ज़ाम के पहले पहले हम लोग और बेहतर भी इसको कवर कर पाएंगे। और ये आपको वीडियो बेहतर लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगला जो वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिल जाए और आप उसको बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में अच्छे से ऐड कर सकें और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग। एक्चुअली भारत निर्वाचन आयोग आप लोग एक संस्था है। और इस संस्था को यदि हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और ये देखते हैं कि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले हमारे यहाँ क्या स्थिति थी। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था हम लोगों ने स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से पाई। हम लोगों के ऊपर अंग्रेजी शासन था और हम लोग कुछ भी अपने मन से अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते थे, ना उसका उपयोग कर सकते थे, ना ही आगे हम बेहतर तरीके से उनको अपने तरीके से बना सकते थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने संविधान को निर्माण करने के समय एक ये सोचा कि ऐसा किया जाए। हम लोग प्रजातंत्र को तो अपना रहे हैं लेकिन इस प्रजातंत्र से जनता अपने जो मुख्य शासक है उसको चुनने के लिए जो इस बीच की प्रक्रिया होती है उसके लिए एक बहुत मजबूत और बेहतर संस्था की आवश्यकता होनी महसूस कर रहे थे हम लोग। फिर क्या हुआ कि इसी आधार पर उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो चुनाव के पूरी प्रक्रिया, जनता के द्वारा डाले गए वोट और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों तक की पूरी ही प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से बेहतर परिणाम दे सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक संविधान का निर्माण करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग का निर्माण 1950 में हुआ। चलिए हमको इसके विस्तार से आगे से पढ़ते हैं। ठीक है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको समय पर ये नोटिफिकेशन आते रहें जैसे हम वीडियो डालें। आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आप ये समझिए कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक बेहतर तरीके से आपको कवर भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा कि जो आप मटेरियल प्राप्त करेंगे हमसे पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको हम आगे आने वाले समय में टेलीग्राम चैनल पे उसको उपलब्ध भी करवा देंगे। और आपको किसी प्रकार की भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको पूछना है, कोई क्वेरीज करनी है तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके वो हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि बहुत जो हम पढ़ाएं उसको आप घर में रिवाइज़ कीजिए एक बार अच्छे से और उसके शॉर्ट नोट बनाइए। तब आप देखेंगे ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उस टॉपिक को कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, ये है भारत का निर्वाचन आयोग। और ये भारत निर्वाचन आयोग स्पेशली आप ये समझिए कि हाँ, देखिए सबसे प्रमुख कार्य यदि कोई पूछे आपसे या एग्ज़ाम में आ जाए कि निर्वाचन आयोग का सबसे प्रमुख कार्य क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसका सबसे बड़ा काम ये है कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र एवं राज्य के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्र एवं जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब कहना फ्री एंड फेयर, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से और बिल्कुल सही, जिसमें किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की दिखाई न दे, ऐसा ही उस फ्री एंड फेयर
तरीके से उस चुनाव को करवा सके। ठीक है, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जैसे अब देखिए, हमारे भारतीय संविधान में इसका आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है और इससे जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में बताया गया है। और जब भी किसी भी संस्था का निर्माण संविधान के आधार पर होता है तो वो संस्था संवैधानिक संस्था कहलाती है। आप समझ रहे हैं? जब संवैधानिक संस्था कब कहलाएगी? जब जिस संस्था का वर्णन संविधान में दिया रहता है, संविधान किसी आर्टिकल में दिया रहता है, तो वो कहलाता है हमारा मेन संवैधानिक आयोग। और इस जो पूरा चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग के इतिहास, चुनाव आयोग की संरचना, चुनाव आयोग के वर्तमान के की स्थितियां, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न एमपीपीएससी में आ सकते हैं। इसलिए वर्तमान में यदि आप देखें तो इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसके चुनाव आयुक्त हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन है। ये जो हम आपको डाटा दे रहे हैं, ये डाटा आज की डेट तक बिल्कुल अपडेट है। कहीं से भी ये नहीं है कि आज की डेट, हाँ हो सकता है एक दिन बाद बदल जाएं तो वो आप अपडेट कर सकते हैं या हम बीच में आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए जो भी डाटा है वो आज की डेट तक अपडेट है। इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? वो हैं हमारे श्री सुनील अरोड़ा जी। जो निर्वाचन दूसरे आयुक्त हैं वो हैं श्री सुशील चंद्रा जी, और तीसरे हैं श्री राजीव कुमार। ये तीनों निर्वाचन आयुक्त हैं और तीनों निर्वाचन आयुक्त आज की डेट में ये अपने पद पे बने हुए हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया वर्तमान में कौन है। लेकिन अक्सर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि यह सबसे पहले प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1957 तक रहा है। ये प्रथम चुनाव आयुक्त है। इसलिए हम लोग को कोई भी चुनाव का, कोई भी पद का क्वेश्चन वह मुख्य रूप से पूछ सकता है। जैसे हमने अभी बताया आपको कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 3 है, और प्रथम कौन है? सुकुमार सेन हो गया। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, हमने पूरी सूची दी हुई है आप लोग को, अब सूची से, और ये सूची मध्य प्रदेश और पूरे अन्य एग्ज़ाम, जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट काम आएंगे आपके। वी.एस. रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, यह 1990 में बनी हुई थी। इनका कार्यकाल केवल 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक था 1990 में। यदि प्रश्न पूछता है कि भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो महिला थी वो कौन है? वी.एस. रमा देवी। ठीक है, और जितनी भी लिस्ट है देखिए, ये 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा जी हैं। 3-4 प्रश्न यहाँ से आगे आते हैं। पहले तो प्रथम कौन है, 2 अन्य उपायुक्त कौन है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसी कौन है जो पहले महिला रही हो, और यह जो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं ये किस नंबर के हैं, ये कब से कार्यरत हैं, और इनका कार्यकाल कब तक होगा? यह अक्टूबर 2021 तक होगा, अभी संभावित है। ठीक है, चलिए अब मेन है, आपको बताया ना संविधान में यदि इसकी चर्चा दी है तो संवैधानिक निकाय। आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको लग रहा है कोई चीज़ इसमें और ऐड करना है या और बेहतर करना है, या आपको लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप कंफर्म करेंगे तो हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। अब देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है। जो हमने आपको पहले बताया, संविधान में जिस आयोग की चर्चा होती है, प्राधिकरण की चर्चा होती है, वो संवैधानिक प्राधिकरण कहलाते हैं। अर्थात यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे कि यह कौन सी संस्था है, संवैधानिक है या कानूनी संस्था है, तो आपको पहले से कन्फर्म होना चाहिए यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या रहता है? इसका सबसे जो मुख्य काम है, यह लोकसभा, राज्यसभा, ये देखिए, ये लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गया, विधानसभा,
देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये इन सभी का चुनाव करवाने के लिए जवाबदार होता है। अक्सर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि पंचायतों और नगर निगम के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, या ये कौन कराता है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, यदि पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही करवाए जाते हैं। बाकी सभी बड़े चुनाव, लोकसभा, आपका राज्यसभा, आपका राज्य विधान सभाएं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? ये करवाते हैं आपके राष्ट्र के मुख्य जो भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए, अब एक प्रश्न बनता है कि संविधान में इस निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया है? तो आप ये देखिए, जो संविधान का जो निर्वाचन आयोग है ये आया है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को यह स्थापना इसकी हुई है और इसी ने वर्तमान में स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 मनाया। पूछ सकता है प्रश्न कि जो 25 जनवरी है 1950, 26 जनवरी 1950 और 23 जनवरी 1950, ऐसे बहुत सारी डेट देगा, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि 25 जनवरी 1950। आपको एक और अच्छा प्रश्न आता है इसमें, यह आता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस आपको पता ही कब होता है? ये होता है 25 जनवरी को। और इसको करने का कारण क्या होता है? इसका कारण इसलिए होता है क्योंकि 25 जनवरी को 1950 को ही उसी दिन जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इसी के आधार पर 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब मेन होता है कि कंटेंट। अभी हमने 3 नाम बताए जो वर्तमान में है, उसमें वर्तमान में क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और साथ में क्या होते हैं? 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन ये पहले एक समय जब शुरुआत हुई थी तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे केवल, और उसके बाद आज वर्तमान की स्थिति है कि उसके साथ में 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इन तीनों की सहमति के आधार पर ही, बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा मालूम क्यों हुआ? आपने शायद टीएन सेशन का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा ना? तो एक्चुअली क्या है, टीएन सेशन जिसने सुना होगा तो बेहतर है, और यदि नहीं सुना होगा तो आप ये समझिए कि कैसे टीएन सेशन जो थे टीएन सेशन वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को वास्तव में पूरे भारत के सामने लाया। अभी तक उसके पहले लोग किसी भी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को सामान्य पद के रूप में देखते थे, उनकी शक्तियों को नहीं जानते थे। लेकिन जब से टीएन शेषन ने अपने पद को संभाला और पद को संभालने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, चुनाव सुधार में ऐसा रिफॉर्म किया चुनाव में, जिससे लोग आज भी टीएन शेषन को याद करते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टीएन शेषन मालूम है क्या है? वो कहते थे कि मैं सुबह सुबह नाश्ते में, आपको सुना है ये लाइन, शायद किसी ने सुनी होगी, सुबह सुबह नाश्ते में मैं नेताओं को खाता हूँ। सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा, लेकिन या सुना होगा कुछ लोगों ने। तो आप ये जानते हैं, मतलब इतने ज़्यादा अपनी शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया था। उस प्रयोग के आधार पर लोग, जितने भी नेता थे, जितने भी थे, लोग डरते थे कि कहीं तो ऐसा तो नहीं कि मेरा ये चुनाव कैंसिल करा दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे एलिजिबिलिटी के लिए मना कर दे, या मतलब इतना भय खाते थे वो। और टीएन शेषन वास्तव में बहुत एक ईमानदार व्यक्ति थे, और जिसके कारण उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों को सही तरीके से अपनी शक्तियों को उपयोग किया। और इन्हीं सभी को देखते हुए उनका जो सही मायनों में आप समझिए कि उनके अधिकार थे, ऐसा आगे कोई ना कर सके, ये दिक्कत पैदा ना हो सके, इसलिए एक सदस्य की जगह उन्होंने 2 सदस्य कर दिया और बाद में इनके बहुमत के आधार पर निर्णय होने लगे, जिससे वो अपने मोनोपोली की स्थितियों को, अपने अधिकारों को इतना ज़्यादा ना कर दे कि क्योंकि नेता लोग तो नियम बनाते हैं,
यदि नेता लोगों के ही चुनाव नहीं होगा, आपको पता है कि बहुत सारे भ्रष्ट होते हैं नेता, और वही चुनाव लड़ते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया जाए जिससे ऐसी स्थिति ही ना उत्पन्न ना हो जो टी एन शेषन के समय हुई थी। तो आप ये समझिए कि उस समय से चुनाव आयोग वास्तव में अपने रूप में आया। ये शुरुआत कहाँ हुई? 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु उनके कार्यकाल बहुत कम था, 1 जनवरी 1990 तक चला। फिर 1 अक्टूबर 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से आयोग बहुसदस्यीय अवधारणा प्रचलन पर चल रहा है, और जिसका निर्णय क्या होता है? बहुमत के आधार पर होता है। जिनका निर्णय क्या होता है? बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो कब से हो गया? ये हो गया 1993 के से यह बहुमत के द्वारा इसके निर्णय लेने लगे। ठीक है ना? अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो आयुक्तों की नियुक्ति है और कार्यकाल, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत ध्यान से करिएगा आप। ठीक है ना? ये जो इनका कार्यकाल या 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वह इसमें उसके हिसाब पे रिटायरमेंट हो जाएगा, या जो भी होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनका जो दर्जा होता है, दर्जा क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। मतलब यदि उनका जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का प्रोटोकॉल मिलता है, वही सेम वही दर्जा इनको मुख्य चुनाव आयुक्त को भी मिलता है। ठीक है? और इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है? उनको हटाने की प्रक्रिया है केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कैसे भी हटा दो, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, इसे संविधान के आधार पर ही उनकी नियुक्ति और कार्यकाल होगा। ठीक है? अब इनका मुख्य मुख्य चीज़ और हैं, जैसे उनका एक सचिवालय है। पूछ सकता है इनका मुख्य सचिवालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में एक पृथक सचिवालय है। राज्य स्तर पे एक होता है, एक जिला स्तर पे होता है, और इनका एक खुद का, आप देखें, खुद का एक बजट होता है, स्वतंत्र बजट होता है, और इस स्वतंत्र बजट के आधार पर ही वह चुनाव की पूरी प्रक्रिया का क्या करते हैं? चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संचालित करते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, ये यदि निर्वाचन जो होता है किसी लोकसभा में होगा, तो व्यय कौन करेगा? संघ सरकार। केवल राज्य में होगा तो क्या होगा? वो निर्वाचन कहाँ पर होगा? संबंधित राज्य से होगा। परंतु यदि केंद्र और राज्य के बीच कब होगा बंटवारा? जब दोनों में एक संसदीय और राज्य विधान मंडल के निर्वाचन साथ साथ होंगे, तो उनका व्यय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करेगी। आपको समझ में आ रहा है? जहाँ भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई कन्फ्यूज़न लगे, तो आप बिल्कुल भी आप पूछ सकते हो कमेंट्स के द्वारा। अब देखिए, एक काम तो समझ में आ गया, आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये काम क्या करता है चुनाव आयोग मेन काम करता है कि चुनाव करवाना जनरली है, लेकिन चुनाव करवाना अपने आप में बहुत सारी चीज़ों क्या है? प्रक्रिया है। बहुत सारी की प्रक्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं, उनका सम्मिलित रूप ही पूरा चुनाव करवाना। जैसे जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी इनको मान्यता देने का, इनको राजनीतिक दल है ना, इनको मान्यता देगा कौन देगा? ये चुनाव आयोग देता है। आप समझ रहे हो? राजनीतिक दल, इनका पंजीयन राजनीतिक दलों का कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसमें किसी प्रकार का इनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो भी चुनाव आयोग आवंटित करता है। हर प्रकार से जो भी चुनाव से जुड़ी हुई जितनी भी पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को संचालन करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है कि राजनीतिक दल को पंजीकरण या मान्यता कौन प्रदान करता है? तो ये है चुनाव आयोग। ध्यान रखिएगा, इसके बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है? अब चलिए हम लोग आगे इसका पूछते हैं अधिकार कैसा है। तो इनका जो अधिकार होता है ये है परामर्शी अधिकार और अर्ध न्यायिक अधिकार। परामर्शी अधिकार मतलब होता है ये परामर्श देने का अधिकार रखते हैं। यदि या कोई सरकार इनसे ले सकती है या सरकार को दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट इनसे राय ले सकते हैं, तो ये परामर्श देने का अधिकार उनका होता है। और अर्ध न्यायिक प्रकार है, मतलब
न्यायालय की जैसी व्यवस्था होती है उसके कुछ अधिकार इनके पास होते हैं, जिसलिए इनका ये अर्ध न्यायिक प्रकार कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको लोग ना? हमको विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप सच में पूरे अच्छे से हमारे पढ़ाए हुए को आप वीडियो को देखोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे और इनको पूरा कंप्लीट करोगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बेहतर तरीके से चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा वो नहीं होगा। अभी आगे वाले वीडियो में हम प्रयास करेंगे चुनाव आयोग से जुड़े हुए कितने राजनीतिक दल होते हैं, कितने राष्ट्रीय दल होते हैं, उनको मान्यता कैसे मिलती है, और उन राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कैसे होता है, उनका जो बीच में विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। ये सब पूरी प्रक्रियाओं को हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएं। ठीक है, बस एक दो चीज़ें इसमें और हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, न्यायिक समीक्षा। यदि कोई चुनाव आयोग को कोई कार्यविधि होती है, ये कार्यविधि होगी, तो उसमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। परंतु यदि एक बार निर्वाचनों की प्रवासिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न्यायपालिका मतदान के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती है। एक बार मतदान समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित हो जाएगा तो आयोग उस परिणाम की पुनरीक्षण नहीं कर सकता है, रिवीजन नहीं कर सकता है कि वो हमको दोबारा हम करें। ठीक है ना? तो ऐसा आप ये मान चलिए कि जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद उस चुनाव के परिणाम या चुनाव का परिणाम का रिवीजन करना हो, उसके लिए या फिर चुनाव आयोग काम नहीं करता, फिर वो न्यायपालिका वगैरह काम करती है। ठीक है, चलिए अब जितने भी चुनाव से संबंधित प्रचार होते हैं, जितने भी दूरदर्शन, टीवी में, रेडियो में, या चुनाव जितने भी राजनीतिक दल होते हैं अपने अपने प्रचार करते हैं, ये सब का निर्धारण, समय समय उनकी बारी का व्यवस्था करना, ये सब चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है, इनके पर्यवेक्षक करते हैं। ठीक है, एक मतदान शिक्षा से साथ तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जो मतदान के तरीकों, मतदान की जागरूकता और इन सब के लिए प्रयास किया जाता है, वो पूरा मतदान शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये पूरा काम भी कौन करता है? चुनाव आयोग। जैसे एक प्रश्न पूछ ले कि मतदान शिक्षा का काम कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, और या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पहले से पता होगा। है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो वो लोग क्या इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, तो पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मतदान शिक्षा कौन का ध्यान रखता है? ये है चुनाव आयोग। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक संस्था ऐसी है जिसका ये सदस्य, कौन संस्था है? भारत जो है लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था IDEA, जो स्वीडन की है, का एक संस्थापक सदस्य। पूछ सकता है एग्जाम में कि चुनाव आयोग किसका सदस्य है? IDEA, ये क्या स्वीडन का है, जो लोकतंत्र और निर्वाचन की सहायता करने के लिए अक्सर प्रयास करती रहती है, इसके एक संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, बाकी इन्होंने और पहल की हुई है, निर्वाचन आयोग ने प्रयास करना, अच्छा करना, कि लोगों की प्रचार करने की पूरी सहायता करना, और जितने भी और तरीके हैं उनके पहचान पत्र उपलब्ध करवाना, वोटर ID व्यवस्था करना, ये सब पूरी व्यवस्थाएं कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, थैंक्स, आपने बहुत ध्यान से सुना, समझा, और आप इस बात को ध्यान रखिए, यदि किसी प्रकार की कोई भी, अभी हम बार बार कह रहे हैं, आपको कुछ भी इसमें डाउट लग रहा हो, कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इस पूरे का हम PDF आने वाले 2-4 दिन में प्रयास करेंगे कि हम टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा कर दें। और आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद, और अगले वीडियो के साथ हम फिर से अगला जो नेक्स्ट का टॉपिक है, ठीक MPPSC का अगला जो आयोग होगा उसको हम लेके अगली बार आते हैं, और उसमें पूरा डिटेल करेंगे, जिससे आपके प्रश्न कोई भी किसी प्रकार के स्किप ना हो। ठीक है, चलिए गाइस, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए खूब बढ़िया से। ओके, टेक केयर।